दोस्तों एक बार फिर हम सभी हाजिर हैं और हम सब एक साथ हैं। आप देख रहे हैं मैं हूं विशाल और हमारे साथ हैं बसूद और हमारे साथ है शौकत और अबू हुरैरा। दरअसल लगातार जो मिडिल ईस्ट में जो डेवलपमेंट्स है उस पर हम लोग अलग अलग वीडियोस भी बना रहे हैं और आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं और सही तस्वीर पेश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जो सच्चाई वो आप तक पहुंचे। तो इसी कोशिश पे आज हम सब एक साथ इसलिए है ताकि कई तरह के सवालात हैं जिनका जवाब हम आपस की बातचीत से और जो हमने अभी ऑब्जर्व किया है, जो रिपोर्ट्स को हमने देखा है, समझा है, खंगाला है, उसकी बुनियाद पर हम ये तय कर सकें, ये बता सकें आप तक कि जो आपके जहनों में सवाल है उसका जवाब हम किस हद तक दे पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जंग, जिसे अगर हम जंग नाम दें तो जंग का आज 5वां दिन है और आज 5वां दिन होते होते आप ये देखिए कि ना तो अमेरिका या इस्राइल वो ये कह रहा है कि वो जंग से पीछे हटेगा और ना ईरान झुकने को तैयार है। तो सीधे चलते हैं कि इस वक्त ताजा हालात क्या हैं और बड़ी इसमें खबरें ऐसी कौन सी है जिसका जिक्र करना बेहद जरूरी है। अबू हुरैरा, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। आज आपने बहुत सारे सुबह से कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, एक्सपीरियंस बनाए हैं, तो मुझे ये बताएं कि क्या है इस वक्त आज की सूरत हाल, क्या नजर आ रही है? बहुत शुक्रिया विशाल। देखिए, जाहिर सी बात है कि आज इस लड़ाई का, कशीदगी का और जंग अगर हम कहें तो आज 5वां दिन है और 5वें दिन में अभी तक जो बड़ी खबर आई है वो दुबई में भी जो अमेरिका की एम्बेसी है वहां पर ईरान ने एक तरह से अटैक किया और ईरान के ड्रोन एक तरह से आकर गिरे हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। आपको याद होगा कि इससे पहले सऊदी में रियाद में भी जो अमेरिका की एम्बेसी है वहां पर ईरान ने अटैक किया था और वहां पर भी हालांकि कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ था क्योंकि अमेरिका ने अपने अमले को हर जगह एक तरह से अलर्ट कर दिया है। लेकिन एक सिंबॉलिक अगर कहा जाए तो पूरे मिडिल ईस्ट में ये अमेरिका और इजराइल की जहां जहां जो तंसीबात हैं, जहां पर उनका जो अमला है, वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने की ईरान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। और आपको याद होगा कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई जिंदा थे, बाहयात थे, शहीद नहीं हुए थे, उस वक्त भी उनकी तरफ से बयान आया था कि अगर ईरान पर दुश्मन बुरी नजर से देखता है, ईरान पर कोई हमला किया जाता है तो इजराइल के साथ साथ अमेरिका के जो तंसीबात, अमेरिका के जो एयरबेस मशरिक़ वस्ता में, मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, वहां हम एक तरह से उसे तबाह बर्बाद कर देंगे, उसे खत्म कर देंगे। तो आप देखिए कि आज 5वें दिन लगातार जंग का दायरा, लड़ाई का दायरा एक तरह से बढ़ता जा रहा है। जो लड़ाई दरअसल इजराइल और अमेरिका ने शुरू की थी हमला करके ईरान पे, वो अब पूरे मशरिक़ वस्ता में अब एक तरह से फैल गई। मशरिक़ वस्ता का कोई भी मुल्क विशाल आप उठाकर देख लीजिए कि इस वक्त महफूज नहीं है कहीं भी, जहां भी, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में जितने भी ममालिक हैं वहां पर तकरीबन हर मुल्क में हिंदुस्तानी बसते हैं और हिंदुस्तानी वहां पर एक तरह से रहते हैं। आपने जिक्र किया तो थोड़ा सा मैं आपको रोक के बताना चाहूंगा कि काफी, लेकिन अब ये कोशिशें हो रही हैं कि हिंदुस्तानी, जैसे कल आपको बता दूं कि कल पहली फ्लाइट दुबई से आई है जिसमें 149 जो भारतीय थे वो वापस आए। तो थोड़ा क्योस तो है जो आप बता रहे हैं और चूंकि भारत की काफी बड़ी तादाद में तमाम मुल्कों में लोग हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है आपको कि फिर से वो लोगों के आने का सिलसिला अभी जारी रहेगा, ये दबाव बन रहा है? ये सवाल बल्कि मैं शौकत से कर लेता हूं। शौकत, ये जो हालात अभी जो बदले हैं, ऐसे में मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या जो उर्दन है या कुवैत है या बहरीन है या यूएई है या सऊदी अरब या कुवैत है, यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, जो बाहर के लोग वहाँ रह रहे हैं, उनमें तो एक बेचैनी है, लेकिन आप क्या महसूस कर रहे हैं? खबरों में क्या आ रहा है कि वहाँ की अवाम में भी ये बेचैनी है कि हम पे हमला क्यों हो रहा है? जी विशाल, पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मुझे लगता है कि जिस तरह से ईरान पे अमेरिका और इसराइल का हमला स्टार्ट हो गया था, जिस तरह की उनकी प्लानिंग थी, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था, उन्होंने इतना कैलकुलेट नहीं किया था, इतना शायद वो उनके पास ये भी नहीं था इनपुट की शायद इतना ईरान बढ़ा देगा। अगर ईरान पहले ही कह चुका था, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, बातचीत चल रही थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी, ईरान हमेशा ये बात क्लियर कट कहता था कि अगर हम पे कुछ हमला होता है, अगर हमारे ऊपर बुरी नजर डाली जाती है, तो आसपास के जितने भी कंट्रीज में जितने भी अमेरिका के मफादात हैं, उनके एयरबेसेस है, उनके जो भी बिजनेस हाउसेज है, उनको हम टारगेट करेंगे। और शायद उसको उतना सीरियसली नहीं लिया गया और आज ईरान ने वो करके दिखाया। रही बात, ये जाहिर सी बात है, जंग जब होती है तो अवाम में बेचैनी होती है। तो और ये गल्फ कंट्रीज ऐसी है, ये यूजुअली पीसफुल रही हैं। इन सब चीज, मतलब जिस तरह की जंगे माहौल रहे हैं बाकी कई सारी मुस्लिम कंट्रीज में या बाकी कंट्रीज में, जिस तरह से साल 2 साल में कुछ न कुछ होता रहता था, ये कंट्रीज, ये प्लेसेस ऐसी थी जो यूजुअली पीसफुल रही हैं। यहाँ के लोगों ने ये सब नहीं देखा है, तो मुझे लग रहा है इस वजह से वहां थोड़ा ज्यादा पैनिक है।
ठीक है। बिल्कुल विशाल, देखिए आगे बढ़ने से पहले जो आपने सवाल किया था कि इस वक्त क्या चल रहा है अपडेट, क्योंकि हमारे नाज़रीन देखना चाहते हैं। देखिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि श्रीलंका के पास एक ईरानी जो बहरिया का जहाज था उसे एक तरह से डुबोया गया, कुछ इस तरह की खबर आ रही है, डूबने की खबर आ रही है। और बड़ी खबर विशाल इस वक्त कतर से आ रही है, जहां पर कतर में एक बार फिर ईरानी मिसाइल के जरिए से अटैक किया गया है। तो ईरान दरअसल कतर को इस वजह से बार बार टारगेट कर रहा है, क्योंकि आपको याद होगा पूरे मशरिक़ वस्ता में, पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जो सबसे बड़ा जो एयर बेस है वो दरअसल कतर के अंदर अल उदैद एयर बेस है, और उसी को लगातार ईरान टारगेट कर रहा है। तो ये दो बड़ी खबरें जो अभी अभी एक तरह से आई है। या मैं एक और चीज विशाल आपको बता दूं कि अभी जैसे पहले ईरान ने मुझे लगता है इसराइल से पहले उन्होंने अमेरिका के जो एयर बेसेस उन पे हमला किया। आसपास की जितनी कंट्रीज थी उनपे ऑलमोस्ट जितनी भी एयर बेसेस थी या नेवल बेसेस थी अमेरिका की, उनको टारगेट किया गया है, उनको मिसमार किया गया है। इसके बाद यूएस की एम्बेसीज भी अब सेफ नहीं है। जैसे अभी बिल्कुल लगातार एम्बेसीज पे हमले हुए हैं, चाहे वो रियाद में हो या फिर और दूसरे मशरिक़ वस्ता के दूसरे ममालिक में हो। मसूद, मैं आपसे थोड़ा इस पर रोशनी डालना चाहूँगा कि आप इस बारे में ज़रा बताएं कि आखिर ऐसी क्या वजह है। ये जितने एयर बेसेस हैं उनका एक मकसद था, उनका मकसद ये था कि सऊदी में अगर अमेरिकी एयर बेस है, अमेरिकी अड्डा है, कुवैत में अगर अमेरिकी अड्डा है, यूएई में अगर अमेरिकी अड्डा है, तो उसका मकसद ये था कि अगर इन मुल्कों पे कोई हमला होता है तो ये अमेरिकी अड्डे में जो तैनात फौजी हैं वो इन मुल्कों की हिफाजत करेंगे। जी, यहाँ पे क्या ऐसा हुआ? क्या आप देख पाए कि उन्हें हिफाजत कर पाए ईरानी हमले से? अगर नहीं तो क्यों? नहीं, ये देखा जाए तो बिल्कुल एक तरह से अमेरिका के जितने भी आर्मी अड्डे हैं सब एक तरह से फेल नज़र आ रहे हैं। एक तो उसके दो मकासद हो सकते हैं, ना सिर्फ कभी शायद अमेरिका का यह मकसद रहा हो कि इन अड्डों से हम मिडिल ईस्ट में, खास तो पूरे ममालिक में हम एक मजबूत रहेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये कि ईरान अमेरिका तक हमला नहीं कर सकता है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका के उन्हीं अड्डों को इंतखाब कर रहा है जहां तक उसकी पहुंच है। तो मिडिल ईस्ट में जितने भी अड्डे हैं, जितने भी ममालिक हैं, इसीलिए उन पे बार बार और रात में भी, दिन में भी ये बात तो ईरान की तरफ से हो गई। आपको याद होगा बीच में एक बार जब हमास की टॉप लीडरशिप की मीटिंग कतर दोहा में हो रही थी तो उस पर ईरान ने मिसाइल दागे थे, इसराइल ने मिसाइल दागे थे, और तब बड़ा वाबिला मचा था, तमाम मुस्लिम कंट्रीज की मीटिंगें हुई थी और ये हुआ था। और फिर अमेरिका ने कहा था कि हमने इसराइल को तंबीह कर दी है कि वो हमला नहीं करेगा। और तब ये सवाल उठा था कि आखिर अमेरिकी फौजी जो एयरबेसेस में, तो उन्होंने क्या किया, क्यों नहीं उन्होंने रोका उस हमले को, इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? तो ये सवाल अब क्यों नहीं उठ रहे हैं? जाहिर सी बात है, जब अली खामनेई साहब बाहयात थे उसी वक्त उन्होंने वाज़ेह कर दिया था कि अगर बल्कि ईरान के जो कमांडर्स थे, बाकी जो भी IRGC के जितने भी वो थे कमांडर, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अगर कुछ होता है अली खामनेई के साथ तो हम इन सब अड्डों को निशाना बनाएंगे। ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये सारे मैसेज उन गल्फ कंट्रीज को पहुंच चुके थे। जैसे ही अली खामनेई साहब पे अटैक होता है, ये ईरान ने 2 घंटे के अंदर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दिया था। और इन्हीं सारे बिल्कुल विशाल, जो बात आपने मसूद से अभी सवाल किया, मुझे तो ये लग रहा है कि जो पहले से अमेरिका के एयरबेस पूरे खित्ते में आप देखिए हैं, पूरे मशरिक़ वस्ता में 7 या 8 बड़े एयरबेस हैं जहां से अपनी जो सिक्योरिटी जितने भी मूवमेंट्स हैं वो अमेरिका एक तरह से करता है। आपको क्या नहीं लगता कि ये एक बहुत पहले से सोची समझी साजिश के तौर से हो कि मशरिक़ वस्ता में यहाँ पर जितने भी है, आप देखिए कि अमेरिका के अपने मफादात तो जुड़े ही हुए हैं, चाहे तेल को लेकर हो, पेट्रोलियम गैस को लेकर हो, या इसके अलावा आप देखिए कि इजराइल का जो सबसे बड़ा मफाद इस पूरे उससे जुड़ा हुआ है, और उसके पीछे जो मकसद इजराइल का वो ग्रेटर इजराइल का है। और कहीं ना कहीं अमेरिका दरअसल उसने अपने ये एयरबेस इसी वजह से बना के रखे थे कि आने वाले दिनों में अगर अपने ग्रेटर इजराइल के मकसद पर इजराइल काम करता है तो अमेरिका वहां पर मदद के लिए पहले से एक तरह से मौजूद। तो मतलब मैं उसी पॉइंट पे आना चाहता था शौकत, क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अमेरिकी बेसिस थे, मेरा सवाल आप समझिए, ये तमाम अमेरिकी बेसिस सऊदी में भी हैं, कुवैत में भी है, बहरीन में भी है, यूएई में भी है, कतर में भी है, तो इनका मकसद क्या था आखिर? अगर इनका मकसद इन मुल्कों की हिफाजत करना था बैरूनी हमलों से, तो ईरान अगर हमला कर रहा है तो इन्होंने हिफाजत क्यों नहीं किया? ये तो खुद अपनी हिफाजत भी नहीं कर पा रहे, अपनी बेसिस पे हमले नहीं रोक पा रहे। बिल्कुल, इस वक्त सबसे बड़ी बात जो गल्फ कंट्रीज है, जो अरब कंट्रीज हैं, आप पहले एक चीज समझिए, ये वही सब कंट्रीज है जो बहुत मतलब इक्तिसादी तौर पे बहुत खुशहाल है, जिनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो लेकिन डिफेंस के एतबार से ये थोड़ा
बाकी जो कुछ मुस्लिम कंट्रीज है जिन्होंने डिफेंस के शोबे में आगे बढ़े, उनके मुकाबले में डिफेंस में तो ये डिपेंडेंट है अमेरिका। ठीक है, हाँ। तो उनके एयरबेस होने से उनको ये था कि शायद हम महफूज रहेंगे, हाँ। लेकिन आप याद रखें अमेरिका है ये सिर्फ अपने मफादात की सोचता है, और आज वो साबित हो गया। आज जब इन पे बुरा वक्त आ गया, जब इनको सिक्योरिटी की जरूरत है, जब इनके डिफेंस की बात की जरूरत है, तो अमेरिका कहीं नहीं है, अमेरिका की फौज कहीं नहीं है, इवन के वो अब तो वो खुद को भी नहीं बचा पा रहे हैं। और इसीलिए अबू हुरैरा आपको याद होगा एक सऊदी किसी ऑफिशियल की स्टेटमेंट बड़ा वायरल हो रहा है कि भाई हमने तो आपको अपनी हिफाजत के लिए बुलाया था, तो आप तो यहां से छोड़ के चले जा रहे हैं, उल्टा उनके लिए मुसीबत बन रही है हाँ, वो। तो आप इसराइल की हिफाजत के लिए सारी चीजें लगा रहे हैं। अब ये बात हो रही है ना कि तमाम रिसोर्सेज का उठा के जैसे हुरैरा अभी बता रहे थे ना कि ग्रेटर इसराइल का जो लार्जर कंसेप्ट है, लार्जर जो उनकी प्लानिंग है, शायद उस हिसाब से अब ये सही भी हो रहा है कि शायद उसी लिए था। तो मतलब ये निकाला जाए मसूद कि हम दुश्मन को अपनी खर्चे पे पाल रहे थे। बिल्कुल। एक तरह से इस वक्त देखा जाए तो ट्रम्प के सामने 3 बड़े मसाइल हैं। हाँ। एक तो उन्हें खुद अपने मुल्क में झेलना पड़ रहा है कि जंग क्यों शुरू किया आपने, और बहुत ज्यादा वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं और लोग वहाँ परेशान हैं क्योंकि वहाँ के बहुत सारे अमेरिकी हर जगह रहते हैं। तो एक ट्रम्प को अपने मुल्क में खुद झेलना पड़ रहा है, दूसरा इजराइल को बचाए या फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज को बचाए। तो ये 3 मसलों में ट्रम्प बिल्कुल उलझ चुके हैं। हाँ, लेकिन कुल मिलाकर मसूद या विशाली आप देखें कि ये बहुत दिलचस्प हो गया, बड़ा मजाहिया भी। अगर आप देखिए जो आप बचाने की बात करें कि वो तो जो गल्फ के ममालिक हैं या अरब जो ममालिक हैं, इनकी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के फौजी वहां पर मौजूद थे। लेकिन आप देखिए कि एक बहुत निहत्था आप कह लीजिए ईरान पर जिस तरह से पाबंदियां अमेरिका ने लगा के रखी, जिस तरह से ना तो उसके पास इतना असलहा गोला बारूद है, उसके करेंसी आप देख लीजिए कि बहुत कमजोर एक तरह से है। 35-40 सालों से वो पाबंदियां झेल रहा है। जी, वो खुल के तिजारत नहीं कर सकता, वो खुल के अपने तेल को तमाम देश में बेच नहीं सकता। बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये बहुत दिलचस्प है कि एक कमजोर जो ईरान है वो दरअसल आप देखिए उसने पूरे मशरिक़ वस्ता में खलबली मचा दी है। अमेरिका भी सोचने पर परेशान हो गया है, इजराइल भी एक तरह से सोचने पर परेशान हो गया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दिलचस्प अब जो जंग का मंजरनामा है। हालांकि जंग कितने दिन चलेगी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 1 महीने। अगर अमेरिका और जो सुपर पावर है वो ये कह रहा है कि इस जंग में 1 महीना लग जाएगा, इसका मतलब यह है कि ईरान कहीं ना कहीं मजबूत है। और ईरान कहीं ना कहीं चाहे हथियार और जंगी साजो सामान की बात की जाए या फिर दूसरे और जो वसाइल हैं, उनसे ईरान कहीं ना कहीं मजबूत है। देखिए एक बड़ी टेक्निकल बात यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, बस शेयर कर रहा हूँ। उसमें यह है कि अमेरिका को अगर एक मिसाइल भी दागना पड़ता है तो आप ये सोचें कि वो मिसाइल काफी महंगा है, उसको फायर करने का जो सिस्टम है, जब उसको फाइनली उसको फायर लॉन्च कर दिया तो वो काफी सिस्टम महंगा है, फिर वो यहां तक लाया गया है काफी लंबी मसाफत तय करके। तो कुल मिलाकर यहां बात ये आ रही है कि इन तमाम चीजों का मुकाबला ईरान उसके मुनासबत से 100 गुना कम कीमत के एक मामूली ड्रोन से कर ले रहा है। बिल्कुल। तो ये इतना भारी पड़ रहा है अमेरिका पर, मतलब माली अखराजात के तौर पे, कि अमेरिका ज्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं कर सकता। इससे भी बड़ा मिसाल आप देखिए कि मिसाइल आप मारते हो उस पर तो खर्चा आ ही रहा है, अरबों खरबों रुपए और करोड़ों रुपए, लेकिन जो इसको इंटरसेप्ट आप करते हैं, एक मिसाइल या एक ड्रोन को रोकने के लिए आपको कई इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और उस पर भी बहुत खतीर रकम जो है एक तरह से खर्च होती है। एक बड़ी माली मदद उसके लिए चाहिए होती है। और यह कहा जा रहा है क्योंकि इससे पहले इजराइल 12 दिनों की जंग ईरान के साथ लड़ चुका है, उससे पहले भी ईरान ने बड़े हमले इजराइल के ऊपर किए थे। तो और इजराइल हमेशा से ही आप देखिए कभी लबनान के साथ, कभी शाम के साथ, कभी सीरिया और कभी ईरान, तो वो हमेशा एक तरह से जंग की हालत में ही रहा है। और ऐसे में जो एक्सपर्ट्स और माहिरीन, जहां पर मैं कुछ पढ़ भी रहा था, मैंने वहां पर भी देखा कि इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम जो है वो भी अब एक तरह से नाकारा हो रहा है, और बहुत दिनों तक वो एक तरह से अपने आप को नहीं बचा पाएगा। आपको एक ताज़ा एग्जांपल देता हूं। अभी जो ये गुज़िश्ता रात नहीं बल्कि परसों रात की बात है, मगर आप ये कह लें कि 2 मार्च की शब में क्या हुआ, ईरान ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, मतलब मिसाइल दागे, और इंटरसेप्टर्स का हाल ये हुआ कि इंटरसेप्टर्स जितने हैं, जिनको आयरन डोम भी कहा जाता है, वो उसको डॉज कर गया, उसको मतलब धोखा देके, और फिर वो मिसाइल अपने हदफ को निशाना करने में कामयाब हुआ। क्या है टेक्नोलॉजी देखिए, एक मिसाइल आ रहा है सपोज, इससे पहले कि उसको इंटरसेप्ट किया जाता, वो टुकड़ों में बढ़ के 10 और 80 मिसाइलों तक में बढ़ जा रहा है, 80 छोटे-छोटे मिसाइल बढ़ जा रहा है। अब वो इंटरसेप्टर वो किसी 1, 2, 3 को तो इंटरसेप्ट कर सकते हैं, 80 को तो इंटरसेप्ट कर नहीं सकते। नतीजा यह है कि बहुत बड़ी तबाही हुई है। और ये टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं चाइना ने मदद की है ईरान की। मसूद कुछ कहना चाह रहे थे। मसूद। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह ईरान और अमेरिका के पिछले 2 महीने से
ज़बानी जंग एक तरह से शुरू थी और ईरान ये कह भी रहा था कि हम पूरी तरह तैयार हैं। अगर हम 3 से 4 दिन जो ये 5 दिन का जंग का अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि ईरान वाकई पहले से जंगी पॉलिसी पे बहुत अच्छे तरीके से काम किया था। 3 से 4 दिन का अगर हम देखें पूरी तरह से तो कहीं ना कहीं ईरान अमेरिका को परेशान करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो गल्फ कंट्रीज पे अटैक करना हो, इजराइल पे करना हो। और अभी बात हो रही थी कि अमेरिका बहुत खर्च उठाएगा। आप पिछली दफा देख लीजिए जब अमेरिका हूसियों से लड़ रहा था, हाँ, तो वहां समझौता करना पड़ा इन्हें, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, माली नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा था। तो इस तरह मजमूई तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं अमेरिका इस माली नुकसानात की वजह से काफ़ी जो है परेशान है और ईरान वहाँ मजबूत नज़र आता है। अच्छा शौकत, एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है, अब तक जो जानकारी है और जैसा कि ईरानी सरकारी ज़राए ने भी उस बात की तस्दीक कर दी है कि आयतुल्लाह अली ख़ामनेई अब नहीं रहे। और न सिर्फ ये कि आयतुल्लाह अली ख़ामनेई नहीं रहे बल्कि टॉप 20 कुछ फिगर में आता है कि टॉप 40 या टॉप 30 जो उनके तमाम सरबराहान थे अलग अलग शोबे के, वो भी जो है अब इस दुनिया में नहीं और शहीद हो गए। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लग रहा है जिस तरह से ईरान अभी रिटेलिएटरी एक्शन ले रहा है, इससे क्या लग रहा है कि वो एक तरह से इमोशनल शॉक है और उसका उस तरह का वो रिएक्शन है, या फिर वाकई ये एक बहुत ही कामयाब और दूरंदेश लीडरशिप है जो इस तरह से ईरान को फैसले लेने पर आमादा कर रही है? देखिए, एक जज्बाती लम्हा तो है ये, एक इमोशनल मोमेंट है ये, क्योंकि आयतुल्लाह अली ख़ामनेई एक ऐसी शख्सियत थी जिसको पूरे दुनिया में मुसलमान के बाकी लोग भी मानते थे। ईरान के लिए वो सुप्रीम लीडर थे। लेकिन इतना बड़ा शौक लगने के बावजूद इस तरह से डट के मुकाबला करना ये सिर्फ इमोशनल बात नहीं हो सकती है। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो बनाई गई है, क्योंकि ईरान को पता था हमला होने वाला है, आज नहीं तो कल बातचीत होगी, तो उनको पता था हमला होने वाला है। मुझे लगता है जितनी देर में ये बातचीत कर रहे थे बाकी सब ईरान अंदर अंदर पूरी तैयारी कर रहा था। और अगर जिस तरह से ईरान से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ख़ामनेई साहब को बोला गया था कि आप बंकर में जाइए या छोड़ के चले जाइए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई जब आप 90 मिलियन ईरानियों को नहीं शिफ्ट कर सकते हैं या बैंकर्स में नहीं, तो मैं क्यों, मैं आखिरी रहूंगा। तो मुझे लगता है कि पूरी तैयारी की है ईरान ने, और इतनी क्रीम लीडरशिप जिस तरह से खबरें आ रही है कि उनकी शहादत हुई है, उसके बावजूद मुझे लगता है कोई भी मुल्क होता था इस तरह से बहादुरी से इतने डट के मुकाबला नहीं कर पाता अगर ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं बनी होती। तो मुझे लगता है सेकंड लाइन लीडरशिप जो है, और जिस तरह से रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अब खुद संभाली है, और जिस तरह से पहला जो हमला ईरान पे हुआ इतना बड़ा उसमें नुकसान हुआ, सुप्रीम लीडर तक शहीद हो गए, उसके बावजूद जिस तरह से 5 दिन की जंग में मुझे लगता है पहले दिन को छोड़ के बाकी 5 दिनों में ईरानी हावी है। ठीक है, अबू हुरैरा एक सवाल करना चाहूंगा। ये खबर काफी गश्त कर रही थी कि नेतन्याहू के दफ्तर पे भी अटैक किया गया है, क्या है उस बारे में जानकारी? देखिए, इस बारे में बिल्कुल मुसद्दका खबर निकल कर तो नहीं आई, लेकिन जिस तरह से तल अवीव पे आप देखिए लगातार ईरान की तरफ से अटैक हो रहे थे, और जिस तरह से अभी आपने ईरान के उस लेटेस्ट मिसाइल की बात की कि एक मिसाइल आता है और उसके बाद उसमें से कई मिसाइलें और निकलते हैं अटैक से पहले, हमले से पहले, तो ऐसे में तल अवीव में नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। अब तो हमारे वहाँ पर नुमाइंदे रिफत अब्दुल्ला भी पहुँच चुके हैं, वो जो सच्चाई है एक तरह से निकल कर सामने आएगी, क्योंकि मगरिब से इजराइल से आप कहिए जो खुद तबाही की बातें होती हैं या जो निगेटिव बातें होती हैं वो एक तरह से निकलकर इजराइल से नहीं आ पाती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इजराइल के अंदर नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है, खासतौर से तल अवीव की बात की जाए, बैत शम्स की बात की जाए, बैत यम की बात की जाए, ये जो सब शहर हैं लगातार ईरान के निशाने पर रहे हैं। और इससे पहले जो हमला ईरान की तरफ से किया गया, या लगातार ईरान जो हमला एक तरह से कर रहा है, एक तरह से इजराइल को निशाना बना रहा है, तो ऐसे में इजराइल का नुकसान तो काफी ज्यादा हुआ है। लेकिन शौकत मेरा सिर्फ इस पे ही सवाल रहेगा, आपसे भी सवाल रहेगा कि आपने अब तक क्या क्या, बहुत सारे रिपोर्ट्स हम लोग दिन भर में पढ़ लेते हैं, क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं? क्या नेतन्याहू के दफ्तर पे हमला हुआ है? अगर हमला हुआ है तो दफ्तर को नुकसान पहुंचा है, इसमें दो राय नहीं, ये रिपोर्ट से मैंने ही पढ़ी, लेकिन नेतन्याहू के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि ये उनके मिलिट्री जराये से मैंने रिपोर्ट जो पढ़ी थी वो ये था कि वो बंकर पे है। What have you read? नहीं, बीच में खबर ये भी आई थी कि उन्होंने इजराइल भी छोड़ दिया। हाँ, अच्छा, मैं वही बात कहने वाला था कि जिस दिन ये हमले की बात हुई कि उनके दफ्तर पे हमला हुआ है, तो बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उनके दफ्तर पे हुई है, अगर बाकायदा अभी वो तस्दीक नहीं पाए, लेकिन ये है कि वहाँ, और उसके बाद ही ये खबर आई है कि जो हमले के बाद ही ये खबर आ रही है कि नेतन्याहू इस्राइल छोड़ के चले गए हैं। अच्छा, ये खबरें उसके बाद ही ज्यादा गश्त करने लगी, तो इससे कहीं ऐसा लगता है कि शायद हुआ है। और जैसे कई खबरें आ रही है कि जर्मनी चले गए, कई और चले गए हैं। बस तो आपके पास क्या रिपोर्ट है इस हवाले से, आपने क्या पढ़ा? नहीं, ये है खबर, बल्कि जो है बताया गया कि उनका तैयारा जो है जर्मनी में, बर्लिन में
कई घंटे वो फिजाओं में रहा है। लेकिन अब क्या हकीकत है अभी इसकी मुसद्दका रिपोर्ट तो है नहीं, लेकिन मैं मुज़ाकरात को लेके एक बात कहना चाहूँगा कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे वो जाहिर बात हमले के बाद बंद हो गए। उसके बाद 2 दिन बाद ट्रंप कहते हैं कि हम फिर से करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ ईरान से मना हो जाता है। अब ईरान ने कहा है कि अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है कि ईरान ने जो ये कहा है कि अगर हम बात करेंगे भी तो हम अपनी शर्तों पे करेंगे, ना कि तुम्हारी शर्तों पे करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये चाह रहे हैं कि जंग तो मसले का हल नहीं है, जंग रुक जानी चाहिए और मुज़ाकरात के टेबल पे आनी चाहिए और बात होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है हर एक मुल्क को अपने दिफा के लिए चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक सवाल आपसे और करूँगा, इसी से जुड़ा सवाल है, वो ये है कि अब्बास अराग़ची जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उनके हवाले से खबर ये आ रही है कि उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका ने आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का असैसिनेशन करके, उनका कत्ल करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और ये एक मजहबी रहनुमा थे और इनका कत्ल जो है वो काबिल बर्दाश्त बिल्कुल ही नहीं है। उसी से जुड़ी ये खबर ये भी आ रही है कि कुछ कुछ मतलब खबर गश्त कर रही है कि जो टॉप लीडरशिप है, खासतौर से जिसमें से मजहबी रहनुमा है, उन्होंने जिहाद के बारे में कह दिया है कि अब ये जिहाद है और जितने भी तंजीमें हैं, छोटी बड़ी, सरकारी गैर सरकारी और जहां भी कहीं हैं, उनके ऊपर ये आन पड़ा है कि वो इसको फाइट करे, चूंकि मजहबी रहनुमा हमला। क्या इसके कुछ आपने पढ़ा है? अगर आप तेहरान की बल्कि ईरान के कई शहरों में जो लोग घरों में ना रह करके बल्कि रास्ते पे आ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और वो इजाज़त मांग रहे हैं कि हमें जिहाद का इजाज़त दे दीजिए, तो जाहिर सी बात है वहाँ एक सुप्रीम लीडर और मजहबी रहनुमा की शहादत हुई है, शहीद हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उनके बदले के लिए उनके इतने फॉलोअर हैं कि जाहिर बात वो मांगेंगे इजाज़त। बिल्कुल। तो अबू हुरैरा, क्या आपने ऐसी कोई रिपोर्ट पढ़ी, देखी? विशाल, देखिए जहाँ तक हम ईरान के अंदर की बात कर रहे थे, मैं असल में इससे पहले जो आपने सवाल शौकत से किया था उसका भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले हमारे एक बहुत ख़ास हमारे वतन के बाराबंकी के हमारे एक जो दोस्त हैं मौलाना जौहर अब्बास, वो इस वक्त ईरान में है, कुम में है। उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई मतलब इस तरह का डर नहीं है, लेकिन हम लोग अब एक तरह से ईरान के अंदर जो माहौल देखा जा रहा है कि लोग पूरे पुरजोश हैं, और इसके अलावा जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को शहीद किया गया है, उसके बाद अब यहाँ पर लोग एक तरह से सर पे कफन बांध चुके हैं और घरों से बदला लेने के लिए एक तरह से बिल्कुल उतावले नजर आ रहे हैं। लेकिन लोगों के अंदर जो डर की बात कही जा रही है वो उस तरह के डर की कोई बात नहीं। अच्छा, उनसे हमारी बात भी हो रही थी, जो बॉडी लैंग्वेज जो है उनकी, वो भी यही बता रही थी कि इन लोगों में कोई डर नहीं है, लेकिन एक जज्बा इनके अंदर है और आयतुल्लाह अली ख़ामनेई यानी अपने लीडर की शहादत का एक तरह से बदला लेना चाहते हैं। और ऐसा ही कुछ मंजर आप देखिए कि 5 दिन की जंग में विशाल ईरान में नजर भी आ रहा है। जहां तक अभी आप जो बात कर रहे थे बिन्यामिन नेतन्याहू कहां है, आप देखिए कि यहूदी कौम बहुत डरपोक होती है और इससे पहले जब जब जंग होती रही, मैं बल्कि आज सुबह ही पढ़ रहा था कि पिछले 4-5 दिनों से बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं तल अवीव में जो जेर जमीन एक तरह से जो टनल्स और गुफाएं जो बनी है वहां पर उसके बाहर नहीं निकल रहे, उसी के अंदर एक तरह से वो है। और ऐसे में जब विशाल जो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि अब चाहे वो आयरन डोम की बात करें, एरो 3 की बात करें या सिजलिंग कौन सा एक उनका जो एक थार है, ये सब अब काम नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से जो लेटेस्ट ड्रोन ईरान इस्तेमाल कर रहा है, जो मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे में अब बिन्यामिन नेतन्याहू जाहिर सी बात है अपनी जान बचाने के लिए अब वो अगर इजराइल के अंदर होंगे तो कहीं ना कहीं बंकर के अंदर ही होंगे, कहीं नजर तो नहीं आ रहे। आपको याद होगा जब 12 दिनों की जंग हुई थी और जब ईरान ने बहुत जबरदस्त हमला किया था तल अवीव पर, तो 1-2 जगहों पर बिन्यामिन नेतन्याहू मुशाहिदा करने के लिए, उस तबाही को देखने के लिए गए थे और उन्होंने बाकायदा बयान दिया था। और आपको याद होगा कि उसी वक्त एक बड़ा सा धमाका हुआ था जिससे वो डर भी गए थे। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि शायद वो अपने आप को बचाने के लिए बिन्यामिन नेतन्याहू अगर इजराइल में है तो वो बंकर के अंदर ही होंगे। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जिस दिन ख़ामनेई को शहीद किया गया उस दिन एक स्कूल पर जो गर्ल्स स्कूल था, ये वो उसका नज़ारा आप देखिए, आप बताइए जरा सा, इनको दिखाएं हमारे नाज़रीन को ये। अच्छा, अभी वो तस्वीरें आ जाएंगी तो आप बताएं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो तकरीबन 150 से ज़्यादा तालिबात वहाँ शहीद हो गई, तो अगर ईरान में देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी शहादत, जो बच्चों की मौत हुई है, उसने झकझोर दिया है। बिल्कुल।
वो और सिर्फ जो है ये ना सिर्फ ईरान को हाँ, बल्कि पूरी दुनिया दुनिया बिल्कुल जिस तरह की जो इंसानियत सोच वाकत है। बिल्कुल। लोग जो दम भरते हैं हालांकि डोनाल्ड ट्रंप हो या बिन्यामिन नेतन्याहू किसी ने इसका तस्करा नहीं किया है। बिल्कुल ये इस बात सही है। और उस पे अहम ये है कि वो तमाम बच्चियां जो हैं वो 12 साल से कम उम्र की हैं। जी। और उसका जब उनका जो ग्रेवयार्ड तैयार किया जा रहा था, कब्रिस्तान जब तैयार की जा रही थी, तो उसका एक एरियल शॉट जो है वो अब्बास अराक़ची ने उसको शेयर भी किया है। वो हमें कुछ देर पे अभी दिखाऊंगा, यहाँ पर तस्वीरें हैं और वो बिल्कुल एकदम जज्बाती मंजर है। आप सोचें कि जो कोई भी अगर एक नज़र उसको देखता है तो ये समझ सकता है कि भाई ये क्या है, और उसके वो आपे से बाहर हो सकता है कि भाई आपको अटैक करना था, आप मानना चाहते थे आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को या ईरान के टॉप लीडरशिप को, इन बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा था। और उन बच्चों, आप देखिए कि जिस तरह से तस्वीरें आई हैं, उनके बैग्स, उनके चप्पल, उनके इंस्ट्रूमेंट, पेंसिल बॉक्सेस, किताबें। और एक और चीज है, जैसे ट्रंप बोलना चाह रहे हैं कि मैं मुस्लिम खवातीन को उनको हक दिलाना चाहता हूं, उनका राइट है, इधर आप उनको ही शहीद कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप फिर आप गजा में देख लीजिए, वहाँ के बच्चियों के साथ, वहाँ तो इधर से आप कर रहे हैं उनके राइट्स की बात, मुस्लिम खवातीन की बात कर रहे हैं, उधर से उनको मार रहे हैं। तो एक डबल स्टैंडर्ड है ये। लेकिन डबल स्टैंडर्ड की जहां तक शौकत बात है, आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि अमेरिका का B-2 बम्बर गया है और जो एटमी जो ठिकाने हैं ईरान के उसको तबाह कर दिया। बिल्कुल। और अभी वो दोबारा से फिर से एटमी ठिकाने बन गए हैं ईरान के अंदर। फिर तो बयान ये आया कुछ कि झूठ बहुत सारे जो है, अड्डों को हमने तबाह कर दिया। अभी जी। लेटेस्ट बयान आया है कि ट्रंप ने कहा है कि हमने बहुत ज्यादा सारे ठिकानों का IRGC के कई ठिकानों को भी कहा है हमने तबाह कर दिया, लेकिन फिर भी ईरान रिटेलिएट कर रहा है, हर जगह हमले कर रहा है। नहीं तो यही डोनाल्ड ट्रंप का ये जो झूठ है, अमेरिका का जो झूठ है या इजराइल का जो झूठ है, इजराइल ने फिर कहा कि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है, एटम बम उसके पास है, हमें बहुत ज्यादा खतरा है, इस वजह से हम अटैक कर रहे हैं। इससे पहले भी इसी तरह का बहाना देखिए, ये जो तस्वीर है ये इसराइल की तस्वीर है, जब तेल अवीव की तस्वीर है। ये तेल अवीव में जो ईरानी मिसाइल गिरे, देखिए किस तरह से स्कैटर्ड मिसाइल हैं और मिसाइलों को रोक नहीं पाया जा सका है, ये रोका नहीं जा पाया। ये खासतौर से तस्वीर हमें दिखाना चाहूंगा नाज़रीन को। और इसके बाद ही आप देखेंगे कि इसको कहते हैं क्लस्टर मिसाइल, यानी एक मिसाइल आता है और बिल्कुल वो ड्रॉपिंग से पहले कई छोटे छोटे मिसाइल बन जाता है, तो इंटरसेप्टर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसको कैसे इंटरसेप्ट किया जाए। तो ये तस्वीर वहां की है, हमारे नाज़रीन देखें कि ये ईरानी हमले में किस तरह से वो कामयाब हो जा रहे हैं। और इन तस्वीरों के बाद आप अंदाजा कर सकते हैं कि तेल अवीव में जिन लोगों के हालात कैसे, ये भी देखिए तस्वीर, ये भी तेल अवीव की तस्वीर है, ईरान मिसाइल स्ट्राइक्स। तो इससे ये अंदाजा हो रहा है कि तेल अवीव में लोगों की कैसे वो खलबली मच रही है, वहां पे लोग परेशान हो रहे हैं। और बैत शम्स का जिसका आपने जिक्र किया था अबू हुरैरा, वहां शुरुआती रिपोर्ट आई कि 9 लोगों की मौत हुई है। अब वो रिपोर्ट बढ़ के 12-13 तक ऑफिशियल रिकॉर्ड है। जी। और वो भी वो तमाम लोग थे, इसराइल के वो लोग थे जो शेल्टर में ठहरे हुए थे जाके, यानी बंकर नुमा जो शेल्टर है वहां ठहरे थे और उनकी मौत हुई है मिसाइल से। बल्कि मिसाइल आज सुबह तो मैं पढ़ रहा था कि ये जरा सा मैं रोकना चाहूंगा, ये देखिए वो स्कूल का मंजर देखिए, ये स्कूल में बहुत देखिए ही इमोशनल। बिल्कुल ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से क्लासरूम में मतलब मिसाइल हमला हुआ और बच्चों की जो बच्चों की किताबें तक पड़ी है, उनके बैग्स किस तरह से मलबा एक तरह से मलबे में तब्दील हो गया। ये तस्वीर आप देखिए, पूरा का पूरा स्कूल डैमेज हो गया है, मिसाइल आकर सीधे यहाँ पर लगता है और पूरा का पूरा स्कूल देखते ही आन भर में एक तरह से तबाह बर्बाद हो गया। और इसके बाद नेतन्याहू क्या कहते हैं कि ईरान जो है वो सिविलियन एरिया पे हमले कर रहा है। अब ये देखिए ये हमला कहाँ का था, ये देखिए इन बच्चों की तस्वीर है, ये बच्चियां अब दोबारा नहीं आ पाएंगी, इन बच्चों की जान ले ली गई है अमेरिका इसराइल। हाँ, इज्तिमाई कब्रें जो बनाई गई, ये 160 कब्रें। तो अब सवाल यही पैदा होता है कि ईरान यहां पर कहीं ना कहीं सिंपैथी और मोरली भी अपर हैंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस जंग में ये तो दुनिया देख रही है कि ये जो जंग हुई है इसकी शुरुआत ईरान ने नहीं की, पहला हमला अमेरिका और इसराइल ने मिलकर किया। और अब जैसा का कहना है ईरान का कि हम इसको खत्म हम करेंगे। मसूद आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं वो कह रहा था, जब वो तस्वीर आप दिखा रहे थे तेल अवीव की, तो हम सोशल मीडिया पे रात में देख रहे थे, तो इस तस्वीर को लेकर लोग कंफ्यूज थे, क्या ये तस्वीर झूठी है, फेक है या बनाई गई है किसी तरह से। वहाँ लोगों ने AI से पूछा कि क्या तस्वीर सच है, तो AI ने बताया कि ये सच है, क्योंकि इतनी भयंकर तस्वीर थी वो, जिस तरह ईरान ने मिसाइल अटैक किया है कि लोग कंफ्यूज थे कि ये लग रहा है कि ये जो है फेक वीडियो है। मैं उस वक्त ये कहना चाह रहा था कि इसके बारे में लोग काफी जो है पूरे हमले को देख रहे हैं और जिस तरह ईरान एक्सपोज हो रहा है इससे अटैक कर रहा है, और उसके दावे, इसराइल के दावे जिस तरह इसराइल के दावे थे कि हमारे इंटरसेप्ट कर लेंगे हमारे एयरड्रोम, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा शौकत, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि इसमें दो राय नहीं है कि आयतुल्लाह अली ख़ामनेई जो है वो
काफ़ी ज़्यादा एहतराम था उनका, लेकिन जो उनका जो कहना है, आपको याद होगा क्या नाम उनका, मैं भूल रहा हूँ, एक कमेंटेटर हैं कर्लसन, है ना, तो उन्होंने ये कहा है कि दरअसल ये मोसाद की कोशिश है और साजिश है कि वो ऐसी चीज़ें करे या मिडिल ईस्ट में ऐसी जगहों पर बॉम्बिंग करे कि जिससे ये आपस में उलझ जाए, मतलब कि जो कम्युनिटी है। अगर आप ये 2 दिन पहले ही खबर आई कि एक अमेरिकन कमेंटेटर और सियासतदान है, उन्होंने कहा है कि कुछ सऊदी अरब में और शायद कतर में उन्होंने कहा है, या सऊदी अरब में और कतर में बताते, उन्होंने कहा कि मोसाद एजेंट को गिरफ्तार भी किया है, कुछ जासूस पकड़े गए हैं, और उनका प्लानिंग क्या थी, इन कंट्रीज में दम ब्लास्ट करना, धमाके करना। तो वो कंट्रीज जहां पे इसराइल, अमेरिका की एयर बेसेस हैं, जो अगर देखा जाए डायरेक्ट इनडायरेक्टली अमेरिका के सपोर्ट में है, वहां मोसाद का एजेंट पकड़ा जाना और जिसकी प्लानिंग ये है कि वहां बम ब्लास्ट किए जाए, तो इस पे सब चीजें क्लियर हो जाती है। विशाल देखिए, मोसाद बहुत मुनज्जम तरीके से काम करता है और पूरे ईरान में इससे पहले भी हजारों और सैकड़ों मोसाद के जासूस पकड़े गए, और ईरान हमेशा इस बात से एक तरह से जूझता भी रहा है माजी में, आप देखिए। और मौजूदा जो जंग है, इतना सटीक ये पता होना कि ईरान के सुप्रीम लीडर इस वक्त कहां पर हैं, बहुत पहले से मोसाद के जासूस एक तरह से उस पर काम कर रहे थे। तो कोई बाइद नहीं है कि मशरिक़ वुस्ता में शिया सुन्नी और मजहबी जो इख्तिलाफात है या इस चीज को आपस में लड़ाने के लिए, हवा देने के लिए ऐड करना ये चाहूंगा कि अभी जब से कतर और गल्फ कंट्रीज पे हमला हो रहे हैं, उसके बाद जो है इन कंट्रीज के जो लीडर्स हैं, उनका स्टेटमेंट ये आया था कि हम रिटेलिएट करेंगे या ईरान को जवाब देंगे इसका। तो फिर अभी कल शायद अब्बास अरागची का जो वजीर खारजा है, उनका स्टेटमेंट आया था कि हमें उन कंट्रीज से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमें यूएस अड्डों से लड़ाई है, लेकिन अगर ये इन कंट्रीज का कुछ भी रिटेलिएट होता है ईरान की तरफ, तो जाहिर सी बात है एक जंग की हालत में होने की वजह से वो। देखिए, मुझे नाम देखने के लिए मोबाइल का सहारा लेना पड़ा। उनका नाम है टकर कार्लसन। ये अमेरिका के पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और जर्नलिस्ट हैं, टकर कार्लसन। इन्होंने ये कहा है, चूंकि ये हमेशा इंटरव्यूज होस्ट करते रहते हैं, काफी पॉपुलैरिटी है इनकी, और इनका एक हुक्काबी के साथ एक इंटरव्यू था, वो काफ़ी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो गया था, क्योंकि ये इनके बारे में कहा जाता है कि थोड़ा हक़ायक़ पर मबनी ये बातें करते हैं। तो टकर कार्लसन का ये स्टेटमेंट था कि सऊदी और कतर ने ये जासूस पकड़े हैं, और इसलिए देखिए, मैंने इस बातचीत की शुरुआत, ये नहीं सिर्फ जासूस पकड़े गए, उनकी प्लानिंग ये थी कि बम ब्लास्ट किए जाए इन कंट्रीज में। अभी तो इसके बारे में खबर आ रही है ना, वो जो रास तनूरा में जो अरामको का जो ऑयल रिफाइनरी है, उसके बारे में ईरान का अब ये स्टेटमेंट है कि जो हमारे ड्रोन हैं, हूबहू उसके नकल ड्रोन तैयार की गई है जो हमारे दुश्मन वाले के तैयार की है वो, और ये वो उलझाना चाहते हैं हमें आप एक दूसरे से। इसलिए अब्बास अरागची ने साफ तौर से कहा है कि हमारी रीजनल जो हमारे जो कंट्रीज हैं, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। जाहिर बात है, एक शिया और सुन्नी की विवाद चल पड़ी है। जब 40 साल पहले जब अली खामनेई हिंदुस्तान आए थे, तो यहाँ आकर उन्होंने एक सुन्नी मस्जिद की इफ्तिताह भी किया था, और उन्होंने बाकायदा उनकी एक मुहिम और एक वो रही है कि शिया सुन्नी के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, जिस तरह की दूरियां हैं, उसको ख़त्म किया जाए। हम इत्तेहाद की बात की थी। एक बार हमें याद होगा, अबू हुरैरा, हम लोग तब शायद हैदराबाद में थे, वहाँ की जो तारीखी मक्का मस्जिद है, वहाँ पर उन्होंने एक नमाज भी अदा कराई थी, आपको याद होगा, जब उनका हिंदुस्तान दौरा हुआ था। कश्मीर आए थे, जब वो कश्मीर आए थे, तो फिर मौलाना मोहम्मद फारूक साहब ने बताया इमामत की थी जुमे की नमाज। मौलाना मोहम्मद फारूक साहब जो है मीरवाइज के वालिद जो हैं, उन्होंने उनको जामिया मस्जिद, हिस्टोरिकल जामिया मस्जिद जो श्रीनगर की, वहाँ बुलाया था। उन्होंने वहाँ खुतबा दिया, 15 मिनट का दिया था, और उसमें भी उन्होंने यूनिटी की बात की थी। तो कुल मिला के ये कि इस जंग को भी जो अगर हम साइड कर लें, फरीक कर लें, देखिए जो भी खबरें पहुंच पाती हैं, क्या होता है, जो वर्ल्ड की जो एजेंसीज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वेस्टर्न ताकतें हैं या वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनका इसमें वर्चस्व है, वो इसमें ज़्यादा जो है उनके पास वो वसाइल हैं, तो वो उन वसाइल के जरिए से जो खबरें आती हैं, हम उन पर जिक्र कर रहे होते हैं। आप देखिए कि ये दावे बार बार किए जा रहे हैं कि ईरान का अब तक लगभग 1000 जानी नुकसान ईरान का हो चुका है, लेकिन ईरानी जो आर्मी सोर्सेज है, उनका भी ये दावा है कि हमने 560 से ज़्यादा अमेरिकी फौजियों को या तो मार गिराया है या उन्हें शदीद जख्मी किया है। तो अब बहरहाल दोनों तरफ से दावे हैं, और दावा यह भी हो रहा है कि साजिशें चल रही हैं। ईरान के हवाले से ये खबर बार बार आ रही है, वो इस बात को क्लियर कट करना चाह रहे हैं कि दुश्मन जो है वो साजिशें कर रहा है और हमें आपस में उलझाना चाह रहा है। तो ये चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि जंग के बारे में कहा जाता है कि जंग में हर चीज़ जायज़ है, जिसने भी कहा होगा, लेकिन ये बात कही जाती है, लेकिन उसकी सही तस्वीर, सही रिपोर्ट और सही
खबर आप तक पहुंचाने की हमारी जो जिम्मेदारी, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उस जिम्मेदारी को हम पूरी करते रहें। तो आप बने रहें न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ, और हम तमाम लोगों को इजाज़त दें।